Okay. So yeah, hi, good morning everyone. So let's start with the session. है ना? We are going to talk about HIV/AIDS. Today in this session, we are going to continue with the structure part. So structure is over. So we are going to talk about attachment with the host cell. Then we are going to talk about replication of the virus, HIV virus inside the host cell, and how it leaves the cell. That everything we are going to talk about. जिंदगी के कुछ हो गया. All right, all right. Okay, so now let's recap the structure of HIV. अटक रहा है. क्या मेरा वॉइस क्लियर है? मेरा वॉइस क्लियरली आप लोगों तक पहुंच रही है? बोलो हाँ या ना. वॉइस बोर्ड ये सब सही है कि लैग कर रहा है अभी भी? क्लियर है. वीडियो स्टॉप है वो तो ठीक है, वो तो खैर कोई नहीं. ऑल राइट. स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा था कि पहले उसका ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होता है ना. ग्लाइकोप्रोटीन बहुत सारे बॉल्स होते हैं. उसके बाद उसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, एक मोटा सा लेयर जिसको हम एनवेलप कहते हैं. और उसको बनाने वाला ईएनपी जीन. हमने क्या देखा? उसके अंदर आपको दो तरह के कैप्सिड होते हैं, दो कैप्सिड, एक आउटर कैप्सिड और एक इनर कैप्सिड. और ये दोनों प्रोटीन से बने रहते हैं. एक प्रोटीन बना रहता है. फिर हमने क्या देखा? अंदर आए और देखा कि अंदर में दो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए हैं. और वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या है? वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आपके जेनेटिक मटेरियल है उस वायरस का. फिर हमने देखा कि तीन वहां पे एंजाइम है, RIP यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, इंटीग्रेस और प्रोटीएस. ये भी किससे बना है? ये भी प्रोटीन से बना है. और इसके लिए जो प्रोटीन है P7 प्रोटीन, हमने देखा कि P7 प्रोटीन है ये. उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमारे जो कैप्सिड है, ठीक है, कैप्सिड कैप्सिड जो इनर कैप्सिड है उसको हम कैप्सिड कहेंगे ही कहेंगे. लेकिन जो आउटर कैप्सिड है उसको मैट्रिक्स प्रोटीन कहते हैं. क्या कहते हैं? मैट्रिक्स प्रोटीन भी कहते हैं. फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा कि ये जो हमारे जो इनर कैप्सिड है इसके 20 साइड्स होते हैं, 20 फेज या 20 साइड्स होते हैं. इसीलिए हम इसको आइकोसाहेड्रल कहते हैं. हमने देखा कि जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसमें दो तरह के ग्लाइकोप्रोटीन है. एक ग्लाइकोप्रोटीन 41 है और दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन 120 है. ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन 160 बनते हैं. ये हमने देखा. उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है वहां पे एक पर्टिकुलर एंटीजेनिक साइट होता है जिससे के साथ होस्ट के बॉडी पर वो अटैच होगा जिस पॉइंट पे. ठीक है, क्लियर है? यहां तक हमने देखा था. सारे पार्टिसिपेंट्स अभी जुड़े नहीं है. एक बार जुड़ जाए, हम शुरू कर दे भाई. 25 ही आया है पार्टिसिपेंट्स. शुभांगी को हो क्या गया? शुभांगी आज भी नहीं ज्वाइन की है. सब सही है?
एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। यहां पे देखिए हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन है। सो लेट्स टेक द ग्लाइकोप्रोटीन आउट। सिर्फ हम ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं यहाँ पे, और वो कैसे अटैच होगा हमारे सेल के साथ वो हम देखने वाले हैं। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, हम बता देते हैं कि हमारा जो इनेट इम्यूनिटी है, हमने देखा था हमारा इनेट इम्यूनिटी का क्या कमाल है ना। इनेट इम्यूनिटी क्या करता है, ये मैकेनिकल बैरियर है या फिजियोलॉजिकल बैरियर है, ये इनेट इम्यूनिटी का एक पार्ट है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान के चलिए हमारा यहाँ पे वायरस आ गया है ना, यहाँ पे क्या आ गया, हमारा वायरस आ गया, और ये वायरस अंदर एंटर कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है। जैसे ही अंदर एंटर करेगा हमारे बैरियर को क्रॉस करके, क्या होगा, हमारे पास क्या है, हमारे पास है मैक्रोफेज सेल्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास है डेंड्राइटिक सेल, हमारे पास है डेंड्राइटिक सेल, है ना। तो ये मैक्रोफेज सेल्स क्या करेंगे, इसको अटैच कर लेंगे, इसको अटैच करके एंडोसाइटोसिस, फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे होगा इसका फैगोसाइटोसिस, फिर होगा आपका एक्सोसाइटोसिस, और फिर यहाँ पे होगा एंटीजन प्रेजेंटिंग। क्या होगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग, यानी यहाँ पे इसको एंटीजन को प्रेजेंट करेगा, ये इसका काम है। बट ये यहाँ पे अटैच होने के बाद इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग के लायक छोड़ता ही नहीं है। देखिए क्या होता है, जब ये यहाँ पे अटैच होने वाला होता है, या फिर मान के चलिए यहाँ पे अटैच हो गया, या किसी टी सेल के साथ ये अटैच होने वाला है, तो कैसे ये पर्टिकुलर वायरस इसके साथ अटैच होने वाला है वही हम यहाँ पे देखेंगे। अटैच होने के बाद क्या ये एंटीजन प्रेजेंट करने लायक ये रह जाएगा, नहीं रहेगा, क्या प्रेजेंट करेगा, ये हम सब देखने वाले। ठीक है, क्लियर है, ये एक आउटलाइन है, एक ओवरव्यू है कि हम क्या देखने वाले हैं। समझ में आ रहा है। हमने ऑलरेडी पढ़ा था हमारा इनेट इम्यूनिटी, नॉट इनेट इम्यूनिटी, क्या पढ़ा था हमने, इनेट इम्यूनिटी पढ़ा था, राइट, अक्वायर्ड और इनेट। यस, अक्वायर्ड और इनेट। तो क्या है, इनेट इम्यूनिटी है, ये क्या है, इनेट इम्यूनिटी है। ये इनेट इम्यूनिटी में हमारे बैरियर है, और बैरियर के साथ हमारे क्या है, कुछ सेल्स हैं जो कि इसको क्या करते हैं, एंटर करते ही फैगोसाइटोस करके एक एंटीजन को प्रेजेंट करता है और दूसरा एंटीजन को होल्ड करके रखता है। तो इसको हम कहेंगे एंटीजन होल्डिंग सेल, इसको कहेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, हमने देख लिया था। उसके बाद ये क्या करेगा, ये यहां से रिलीज करेगा कुछ सिग्नल, और वो जाकर टी सेल को एक्टिवेट करेगा, फिर टी सेल इंटरल्यूकिन से रिलीज करेंगे, ये हमने देखा था, राइट, इनेट इम्यूनिटी में। फिर हमारा आईएल है, आईएल रिलीज होगा, उसके बाद वो टी सेल T1 में कन्वर्ट होंगे, राइट, फिर T1 क्या करेंगे, इंटरफेरॉन और इंटरल्यूकिन रिलीज करेंगे, ये सब हमने देख लिया था। चलो, तो ये बेसिक सी चीजें हैं कि कैसे हमारा ये एंटीजन अंदर एंटर करते ही ये मैक्रोफेज सेल्स में क्या प्रॉब्लम होते हैं, मैक्रोफेज सेल्स में कैसे अटैच होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। तो यहाँ पे अटैचमेंट सिर्फ दो चीज करता है, एक आपको ग्लाइकोप्रोटीन 41, दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन 120, तो हम सिर्फ उसी को बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये है ग्लाइकोप्रोटीन 41, जीपी 41। ये है हमारा खुशमिजाज क्या है, जीपी 120, क्या है, जीपी 120। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास है ये बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है, यानी मान के चलिए कि क्या है, हमारा होस्ट सेल है, होस्ट सेल। ठीक है, होस्ट का ये कैप्सिड है, आई मीन सॉरी एनवेलप है, होस्ट का क्या है, होस्ट का ये एनवेलप है। ओह सॉरी सॉरी, नॉट होस्ट, दिस इज योर HIV's एनवेलप, HIV's एनवेलप। होस्ट यहां पे है, हमारा होस्ट सेल यहां पे है, होस्ट भी यहां पे है। सो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये हमारा होस्ट सेल है, दिस इज योर होस्ट सेल। और ये क्या है, ये हमारा HIV है, क्लियर हो जाना चाहिए, ये HIV है और ये हमारा होस्ट सेल है। नाउ हमारे होस्ट सेल के ऊपर, हर एक होस्ट सेल के ऊपर कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं,
ये क्वेश्चन है आपसे, फटाफट से आंसर दीजिए कि हमारे नॉर्मल होस्ट सेल पे कौन सा रिसेप्टर नॉर्मली प्रेजेंट होता है। यस प्लीज, फास्ट। यस बताइए, हमारे नॉर्मल होस्ट सेल पे कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। कोई नहीं बता रहा। हमने पढ़ा था ना, बहुत सारे रिसेप्टर के बारे में देखा हमने। क्या बात है, कोई नहीं, क्यों कोई क्यों बता के नहीं रहा है? कोई है ही नहीं क्या यहाँ पे? ये सारे लेफ्ट तो नहीं हो गए? नहीं, सारे आए हुए हैं। तो कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? किसी को नहीं पता है क्या? हाँ, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो होस्ट सेल है, हमारे होस्ट सेल के सरफेस पर कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होगा जिसके साथ यहाँ पे ये अटैचमेंट होने वाला है। नॉर्मली जनरली कौन सा रिसेप्टर सेल हमारे होस्ट सेल के पास प्रेजेंट होता है? सारे होस्ट सेल के पास कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है? यस प्लीज। IGS A या SA, ये क्या होता है? रॉन्ग। लेखिका CD5 रिसेप्टर। यस ओके आंचल, यू आर राइट। CD5 रिसेप्टर होते, कुछ में CD4 होते, कुछ में CD5 होते, लेकिन एक और रिसेप्टर होता है हमारे हर एक सेल में, एक्सेप्ट मैक्रोफेज सेल्स या एक्सेप्ट टी सेल। हमारे नॉर्मल जितने भी सेल होते हैं उसमें भी एक और टाइप ऑफ सेल होता है सारे सेल्स में, दैट इज MHC क्लास 1 या 2, 1 या 2, MHC क्लास 1 या 2, 1 राइट। सो MHC क्लास 1 हमारे हर एक सेल में प्रेजेंट होता है। CD4 CD5 ये भी हमारे मैक्रोफेज सेल्स, हमारे टी सेल्स, इन सब में प्रेजेंट होता है ना। तो यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर है? तो मान के चलिए हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे रिसेप्टर है जो यहाँ पे बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे रिसेप्टर है जो जनरली प्रेजेंट होते हैं हमारे मैक्रोफेज सेल्स के पास, और ये जो सेल है हमारा होस्ट सेल, ये मैक्रोफेज सेल है। क्या है? मैक्रोफेज सेल्स है, ठीक है। तो मैक्रोफेज सेल्स है, तो यहाँ पे कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल है जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा है रिसेप्टर मॉलिक्यूल है जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल है, ठीक है। CD4 CD5 या डिपेंड अपॉन द सेल टाइप यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डिपेंड अपॉन द सेल टाइप, कौन सा सेल है जनरली। तो ये यहाँ पे हमारे होस्ट सेल का, होस्ट मशीनरी का ये क्या है? रिसेप्टर सेल यहाँ पे प्रेजेंट हो। ये हमारा ग्लाइकोप्रोटीन, ये क्या है? हमारा ग्लाइकोप्रोटीन HIV का। अब ये HIV का जो ग्लाइकोप्रोटीन है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर भी इसके पास अपना खुद का पॉइंट होगा। हमने बताया था एंटीजेनिक पॉइंट है ना, एंटीजेनिक पॉइंट, जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। तो जहां से अटैच होने वाला, मान के चलिए ये हमारा वो पॉइंट है जहां से ये अटैच होने वाला है, ठीक है। ये क्या करने वाला है? जहां से ये अटैच होने वाला है, ठीक है। ये क्या है? ये एंटीजेनिक पार्ट है जहां से ये अटैच होने वाला है। तो दिस इज द एंटीजेनिक पार्ट ऑफ
योर ग्लाइकोप्रोटीन 120, और यही वो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है जो इस होस्ट सेल के साथ अटैच होने वाला है। अब ये क्या होगा, अब इसका अटैचमेंट होगा, क्या होगा, अब इन दोनों यहाँ पे अटैच होंगे, दोनों यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। दोनों हो गए यहाँ पे अटैच, दोनों यहाँ पे अटैच हो गए। जैसे ही यहाँ पे ये ग्लाइकोप्रोटीन अटैच होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जैसे ही ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 होस्ट सेल के साथ अटैच होते हैं, इसके पास दो हाथ होते हैं, ठीक है, इसके पास क्या होते हैं, हम यहाँ पे मिटा देते हैं, इसके पास होते हैं दो हाथ, एक हाथ यहाँ पे है और दूसरा हाथ यहाँ पे है, इसके पास होते हैं दो हाथ, है ना। ग्लाइकोप्रोटीन, इसके पास ग्लाइकोप्रोटीन 120 के पास क्या होते हैं, दो हाथ होते हैं, ठीक है, जनरली ग्लाइकोप्रोटीन के पास क्या होते हैं, दो हाथ होते हैं। और ये ग्लाइकोप्रोटीन के पास दो हाथ क्या होते हैं, ये करते क्या है, तो इनके जो एक हाथ है, ठीक है, इनके जो एक हाथ है वो अब क्या करेंगे, अब ये लंबे हो, जैसे ही अटैचमेंट होगा, अटैचमेंट से पहले ये इनएक्टिव रहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 120, लेकिन जैसे ही यहाँ पे अटैचमेंट हो जाएगा, यहां से ये पर्टिकुलर ग्लाइकोप्रोटीन के पास जो हाथ है ये यहाँ पे क्या करने लगेगा, क्योंकि मैक्रोफेज सेल्स है, ये अपना अटैचमेंट साइट ढूंढने लगेगा, क्या ढूंढने लगेगा, ये यहाँ पे अटैचमेंट साइट ढूंढने लगेगा। लेकिन अभी यहाँ पे कोई रिसेप्टर आपको दिख रहा है जहां पे अटैच हो सकता है, नहीं दिख रहा है, राइट, यहाँ पे कोई अटैचमेंट साइट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोई रिसेप्टर नहीं दिख रहा है जो अटैच होगा। लेकिन ऑब्वियसली ये मैक्रोफेज सेल्स है, इसके पास और भी रिसेप्टर्स होंगे, और क्योंकि ये मैक्रोफेज सेल्स है, यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है CCR5, ठीक है, CCR5, क्योंकि ये मैक्रोफेज सेल्स है, इसके पास क्या होंगे, CCR5 होंगे, ठीक है। तो हम बनाते हैं यहाँ 5, क्या होंगे, यहाँ पे होंगे इसके CCR5, ये CCR5 रिसेप्टर है, क्या है, CCR5 रिसेप्टर है। इसके साथ ये क्या करेगा, ये अपना हाथ ले जाएगा, जैसे ही अटैच होगा इसका हाथ एक्टिव हो जाएगा और ये जाकर इस CCR5 रिसेप्टर के पास अटैच हो जाएगा। जब तक ये CCR5 के साथ ये अटैच नहीं होता है तब तक ये एंटर नहीं कर पाएगा, भले ये अटैच हो गया। अटैच इसलिए होता है ताकि ये एक्टिवेट हो जाए, ताकि GP41 एक्टिवेट हो जाए। ये क्या है, ये GP41 है, क्या है, GP41। ये इसलिए यहाँ पे ये अटैचमेंट होता है ताकि GP41 के जो ये हाथ है, ये जो हमारे GP41 के हाथ है, ये एक्टिवेट हो जाए, एक हाथ, ठीक है, एक हाथ एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे GP120 है और ये GP120 हमारे होस्ट सेल के पास जाकर क्या करेंगे, होस्ट सेल के कॉमन सा रिसेप्टर है अटैचमेंट साइट, वहां पे ये अटैच हो जाएंगे। जैसे ही अटैच होते, और ये पर्टिकुलर पॉइंट जो कि अटैच हो रहा है, इस पॉइंट को हम एक्टिव साइट कहेंगे। साथ ही साथ ये अलग अलग HIV का अलग अलग टाइप ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंसेस में होते हैं, और इसीलिए इसको हम कहते हैं हाइपर वेरिएबल रीजन। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं इसको, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं हाइपर वेरिएबल रीजन, हाइपर वेरिएबल रीजन। देखिए आपके एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया है, और एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए हम ये सारे रिसेप्टर ये सब हम बता रहे हैं। अगर किसी को लग रहा है कि बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, बार बार ये रिपीट कर रहे हैं, अगर ये किसी को लग रहा है कि बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो हमें प्लीज उसी वक्त बता दीजिएगा कि सर बहुत ज्यादा हो रहा है, अब क्या करिए, कम कर दीजिए, इतना मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है, हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है तो फिर ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर योर एग्जामिनेशन बट ऑल्सो
फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन नॉलेज। और आगे मेडिकल कॉलेज में जब इसके बारे में पढ़िएगा, इसके रिसर्चेस के बारे में करिएगा, तो आपको पहले से फंडामेंटल्स आपका सॉलिड रहेगा। जब फंडामेंटल आपका सॉलिड रहेगा तो उस वक्त आपके कॉलेज में फिर से ये दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉलिड फंडामेंटल के साथ आप बहुत ही आगे तक जा सकते हैं, बहुत अच्छा आप एक डॉक्टर बन सकते हैं। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। एक अच्छे डॉक्टर के लिए, अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा डॉक्टर कहलाना है, तो आपको क्या होना पड़ेगा, सॉलिड फंड। नीट क्लियर करने के बाद आपका काम खत्म नहीं हो जाता है, असली काम वहीं पे शुरू होता है। जो आप 11th 12th में पढ़ते हैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि कॉलेज फर्स्ट ईयर में यही सब चीजें, सेम चीज वहां पे पढ़ना पड़ेगा। कोई लेवल बढ़ा के नहीं पढ़ना पड़ेगा, जितना यहाँ पे पढ़ रहे हो उससे कम ही वहां पे पढ़ना है। याद रहे, ये ऐसा नहीं कि बीबीएस में बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो पढ़ रहे हो 11th 12th में, उससे कम ही पढ़ना होता है, ज्यादा नहीं पढ़ना होता है। वहां पे ज्यादा हमें मोड ऑफ एक्शन पढ़ना होता है, हमें ज्यादा वहां पे क्या करना पड़ता है, ज्यादा हमें फार्माकोलॉजिकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है, डायग्नोसिस और फार्माकोलॉजी यानी मेडिसिन का नॉलेज। बेसिकली हम एमबीबीएस में मेडिसिन का नॉलेज लेने जाते हैं, फार्माकोलॉजिकल नॉलेज लेने जाते हैं, और डायग्नोसिस टेक्निक के बारे में अंडरस्टैंड करने जाते हैं। और कुछ कुछ चीजें हैं जो डेवलप हो रही है, पैथोलॉजिकल कंडीशन, डिजीज कंडीशन, वो सब चीजें हम वहां पे पढ़ने जाते हैं। बाकी जो भी फंडामेंटल्स है आप लोग 11th 12th में पढ़ लेते हैं। इसीलिए नीट और एम्स इतना हाई लेवल का एग्जाम, क्योंकि ये डॉक्टर जो है वो इतना ज्यादा जब पढ़ लेंगे तो वो आसानी से वहां पे एमबीबीएस में सरवाइव कर लेंगे, नहीं तो एमबीबीएस में सरवाइव नहीं कर पाएंगे अगर फंडामेंटल आपका वीक रहेगा तो। इसीलिए हम इतना जोर देते हैं, हर चीज को इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका फंडामेंटल सॉलिड होना चाहिए। अगर आपका 9th 10th का सॉलिड रहता तो 11th में कोई दिक्कत नहीं होता, 11th 12th में। सो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे ऐसा कि नहीं, ठीक है, नहीं हमें ज्यादा हो रहा है, तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, हम अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे ना। चलो, तो यहाँ पे कुछ चैट बॉक्स में कुछ आया था, क्या है सर बार बार किसी की स्क्रीन आ जा रही है। अच्छा, तो कोई नहीं, हम एक स्पॉटलाइट कर देते हैं अपने आप को, ठीक है, डोंट वरी, एक सेकंड रुक जाओ। हो गया, आप किसी का स्क्रीन नहीं आएगा। हो गया, हमारा वीडियो स्पॉटलाइट हो गया, अब किसी का वीडियो नहीं आएगा, ठीक है। ऑल राइट, चलिए, तो क्या हुआ, तो ये हमारा रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया। जैसे ही हमारे, और मान के चलो यहाँ पे मैक्रोफेज सेल्स है, इसके साथ टी सेल्स भी हो सकते हैं, इसके साथ कोई और सेल भी हो सकता है। तो अलग अलग सेल में क्या क्या रिसेप्टर्स होते हैं हम बताते हैं, ठीक है। मैक्रोफेज सेल्स के पास एक कॉमन, सारे सेल्स के पास एक कॉमन रिसेप्टर होगा जहां से ग्लाइकोप्रोटीन 120 अटैच हो गया। इसको हम कहेंगे हाइपर वेरिएबल रीजन। हाइपर वेरिएबल रीजन इसलिए क्योंकि ये हमेशा चेंज होता रहता है, अलग अलग वायरस, अलग अलग वेरिएबल रीजन, हाइपर वेरिएबल रीजन या एक्टिव साइट इसके पास होते हैं। और यही एक वजह है जिसके वजह से आज तक वैक्सीन नहीं बन पाया, आज तक वैक्सीन नहीं बन पाया। शायद वैक्सीन बनना इतना आसान भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस हाइपर वेरिएबल रीजन। क्योंकि हमारे पास एचआईवी के पास खुद का अपना आरएनए होता है। वो क्या करता है, वो आपको इनएक्टिव है, बाहर है, सेल के बाहर तो इनएक्टिव है। जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर घुस एक्टिव हो गया, है ना, हमारे होस्ट सेल रिसेप्टर के साथ ये अटैच हुआ, ये क्या हुआ, एक्टिव हो गया, इसके हाथ एक्टिवेट हो गए, इसके बाकी भी हाथ एक्टिवेट हो, लेकिन अभी यहाँ पे अटैचमेंट नहीं हुआ। इसीलिए जैसे ही इसके साथ ये अटैचमेंट होगा, दूसरा हाथ भी एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन हम आपको बताएंगे कैसे होता है। तो क्यों, जब तक होस्ट के साथ अटैच नहीं होगा ये एक्टिवेट नहीं होगा। तो जैसे ही ये होस्ट के साथ अटैच होता है ये एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होने के बाद और बहुत सारे प्रोसेस है, और तो और हम आपको बताएंगे आगे चल के, आपको खुद पता चलेगा कि वैक्सीन यहाँ पे बनने का मुश्किल क्यों है। क्योंकि हमारे आरएनए है, और ये हमारे होस्ट सेल में एंटर करने के बाद हमारे होस्ट सेल के डीएनए के साथ अटैच हो जाएंगे। इसका डीएनए है ना, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस है तो अपना खुद का डीएनए बनाएगा।
डीएनए बनाने के, यानी एक्टिवेट हो जाएगा, होस्ट सेल में एंटर किया, एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होने के बाद अपना आरएनए को डीएनए में बनाएगा। वो डीएनए जो वायरल डीएनए है, जो वायरस ने बनाया है, सबको वॉइस ला कर रहा है क्या? क्लियर है ना? ओके। तो जैसे कहां थे हम? किस पॉइंट पे थे? तो बीच में ऐसे टोकने पर ना भूल जाते हैं। हाँ, जैसे ही वो हमारे बॉडी के अंदर घुसता है, होस्ट के अंदर घुसता है, वहां पे वो पर्टिकुलर एमआरएनए अपना खुद का डीएनए बनाएगा। तो खुद का डीएनए बनाने के बाद वो कहलाएगा वायरल डीएनए। वो डीएनए जाकर अटैच हो जाएगा हमारे होस्ट डीएनए के पास, और वो कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस कर एमआरएनए बनाएगा, और वो प्रोटीन बनाने लगेगा। और वो जो प्रोटीन बनाएगा, वो इस प्रोटीन से, इस ग्लाइकोप्रोटीन से, इस वेरिएबल रीजन से अलग ही होगा। ये सिमिलर नहीं होगा, इससे अलग एक हाइपर वेरिएबल रीजन बनेगा, इससे अलग एक एक्टिव साइट बनेगा, और वो अलग एक्टिव साइट बनकर वो हमारे सेल से बाहर निकल आएगा। अब जब दूसरे सेल के पास जाएगा, दूसरे सेल के पास अटैचमेंट के लिए, उस वक्त ये सेम नहीं रह जाएगा। ठीक है, और यही एक वजह है जिसके वजह से बार बार हर एक रेप्लिकेशन में अपना ये फेस चेंज कर लेता है। हर एक रेप्लिकेशन के बाद ये अपना फेस चेंज कर लेता है। हर एक इन्फेक्ट सेल को इन्फेक्ट करने के बाहर निकलने के बाद ये क्या कर लेता है? अपने फेस को चेंज कर लेता है। और दिस इज द रीजन व्हाई दिस पर्टिकुलर वैक्सीन फॉर दिस HIV इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट राइट नाउ। अभी तक के हिसाब से हम बता रहे हैं। एनीवेज, अब ये क्या हुआ, इसके साथ अटैचमेंट होने के बाद इसके एक हाथ GP41 के एक हाथ एक्टिवेट हो गए, और ये जाकर इस पर्टिकुलर रिसेप्टर मैक्रोफेज के इस पर्टिकुलर रिसेप्टर के पास अटैच हो गए। अब यहाँ पे इनका अटैचमेंट हो गया पूरा। क्या हो गया? इनका यहाँ पे अटैचमेंट हो गया पूरा। जैसे ही ये अटैच होते हैं, अच्छा, ये अटैच जो होते हैं रिसेप्टर के साथ, इस रिसेप्टर का नाम क्या है? What is the name of this receptor which is present on the macrophage cells? What is the name of the receptor which is present on the macrophage cells? किसी ने बहुत कमाल की चीज पूछी, सर आपको कैसे ये सब पता है? भाई, आपको पढ़ाने के लिए ना मुझे पढ़ना पड़ता है ना? सिर्फ आपको ही नहीं, हम जब कॉलेज में हम लोग, जो आप लोग MBBS के फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे ना बायोकेमिस्ट्री, वो सब हम 3 साल पढ़े हैं। ठीक है, तो ये सब बायोकेमिस्ट्री में आता है। क्या है इस रिसेप्टर का नाम? क्या है इस रिसेप्टर का नाम? है CCR5। क्या नाम है? CCR5। ठीक है, ये क्या है? ये CCR5 है। ये CCR5 का नाम क्या है? कीमोकाइन रिसेप्टर। इसका फुल फॉर्म है कीमोकाइन रिसेप्टर नंबर 5। कीमोकाइन रिसेप्टर नंबर 5। ठीक है, ये रिसेप्टर जो मैक्रोफेज सेल्स के पास है। अगर मान के चलिए, ठीक है, मान के चलिए, क्या मान के चलिए? अगर मान के चलिए कि ये मैक्रोफेज सेल्स नहीं है, ये टी सेल है। ठीक है, मान के चलिए कि मैक्रोफेज सेल्स नहीं है, टी सेल। तो टी सेल के पास ये जो रिसेप्टर होगा वो CCR5 नहीं होगा, इसके पास कुछ अलग रिसेप्टर होंगे। इसके पास होंगे CXCR5। क्या होंगे? CXCR5। ठीक है, CXCR5। तब उसका फुल फॉर्म मत पूछ लेना हमसे। ठीक है, CXCR। तो हम यहाँ पे एक लिख देते हैं, यहाँ पे मान के चलो कुछ और। ये अगर टी सेल है तो यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जिसके साथ ये अटैच होगा, है ना? इसका एक और हाथ जो है वो अटैच हो जाएगा, या यही हाथ अटैच हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे CXCR5। ठीक है, तो वो रिसेप्टर का नाम है। अगर ये टी सेल हुआ तो, ठीक है, तो ये मैक्रोफेज सेल्स है, इसीलिए CXCR5 रिसेप्टर यहाँ पे अटैच होते हैं। जैसे ही ये रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया, इसके पास जो एक और हाथ है वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? ये एक और हाथ यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, एक और हाथ एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो हाथ एक्टिवेट होने के बाद
ये जाएंगे इस सेल्स को पुल करेंगे, ये भी क्या करेंगे, अब ये सेल्स को पुल करेंगे और पुल करके ये पर्टिकुलर ये जो हमारा ये एनवलप है और ये हमारा जो सेल है ये क्या करेंगे, ये पर्टिकुलरली GP41 स्लिप हो जाएंगे साइड में स्लिप होकर ये इस होस्ट सेल के इस फॉस्फोलिपिड बाइलर को पकड़ के खींचेगा। ठीक है, क्या करेगा, पकड़ के खींचेगा और इसके साथ ठीक है आकर अटैच हो जाएगा और यहाँ पे दोनों फ्यूज हो जाएंगे। जब दोनों फ्यूज होंगे तो दोनों का जो मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और हमारे HIV के अंदर जो RNA है वो बाहर निकल आएगा और इसके अंदर एंटर कर जाएगा। क्लियर है? कहानी कैसा लगा? क्लियर है? बोलो हाँ या ना? क्लियर है? यहाँ पे फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं स्टार्टिंग से लेकर। हमारे पास GP120 है, हमारे पास GP41 है, ठीक है, हमारे पास GP120 है, GP41 है, ये सेम चीज है। आप लोग जो भी बता रहे हैं हम आपको, आप लोग जो भी रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो ट्रूमन्स बायोलॉजी हो, चाहे वो दिनेश बायोलॉजी हो, चाहे वो प्रदीप का बायोलॉजी हो, चाहे वो NCERT हो, चाहे वो कोई और दिशा पब्लिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग अरिहंत का कर रहे होंगे, डिफरेंट टाइप्स। हम कहेंगे कि ये सब फेंक दीजिए, साइड में हटा दीजिए, कोई एक रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करिए। और क्या कर रहे हैं, मान के चलो ट्रूमन्स कर रहे हैं, ट्रूमन्स में सारा इंफॉर्मेशन दिया होगा, ये सब कुछ ट्रूमन्स में दिया होगा। दिनेश इस्तेमाल कर रहे हो, ये सब रिसेप्टर का नाम दिया होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कैसे होता प्रोसेस? इतना अच्छा प्रोसेस वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया है। ट्रूमन्स में गारंटी के साथ बोल रहे हैं, इस तरह से प्रोसेस पे एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, इसलिए ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत ज्यादा है। सेम चीज हम पढ़ा रहे हैं जो आपके सिलेबस में है, लेकिन थोड़ा सा हम एक लाइव सेट करके हम आंखों के सामने बता रहे हैं, इसीलिए अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जैसे GP120 यहाँ पे है, GP41 है, ये क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे होस्ट सेल के पास HIV पहुंचेगा, GP120 के पास जो एक्टिव साइट है, जो हाइपर वेरिएबल रीजन है, वो क्या करेगा, इस होस्ट सेल के साथ, ये इस रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएगा। ये हाइपर वेरिएबल रीजन है, इसको मैट्रिक्स साइट भी कहते हैं, हाइपर वेरिएबल रीजन भी कहते हैं। ये अटैच हो जाएगा, ये रिसेप्टर है यहाँ पे, इस रिसेप्टर के साथ जैसे ही अटैच होता है, यहाँ पे ये GP120 GP41 को एक्टिवेट कर देता है और GP41 क्या करता है, इसका एक हाथ यहाँ से निकलता है और जाकर ढूंढने लगता है कि कोई रिसेप्टर मिल जाए। कौन सा रिसेप्टर? इसको हम कहेंगे को रिसेप्टर या फिर कीमोकाइन रिसेप्टर। इसको क्या कहेंगे, को रिसेप्टर, इसके साथ ये रहेगा तो इसको हम कहेंगे को रिसेप्टर, या ये है माइक्रोफेसेल्स, इसीलिए इसका नाम है CCR5 कीमोकाइन रिसेप्टर। तो इस को रिसेप्टर को ढूंढेगा, जब तक ये को रिसेप्टर को नहीं अटैच करेगा तब तक ये उतना जल्दी मतलब ये क्या नहीं कर पाएगा, अटैच नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये को रिसेप्टर को ढूंढेगा। अगर ये मैक्रोफेज सेल्स है तो इसके पास को रिसेप्टर होंगे CCR5, अगर ये T सेल है इसके पास को रिसेप्टर होंगे CXCR5। क्योंकि ये माइक्रोफेज सेल्स है, हमने इसका अटैचमेंट CCR5 के साथ करवाया, तो ये इसके हाथ क्या करेंगे, CCR5 के साथ आकर अटैच हो जाएंगे। जैसे ही अटैच होते हैं ये बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, GP41 बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, ये स्लिप हो जाएगा, बाहर निकल आएगा और इसके एक और हाथ है वो भी पकड़ लेंगे इसको और खींचने लगेंगे। क्या करने लगेंगे, इसको खींचकर, ठीक है, इसको खींचकर इस एनवेलप के साथ फ्यूज करवा देंगे, इस एनवेलप के साथ क्या करवा देंगे, फ्यूज करवा देंगे। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? फ्यूजन तक क्लियर है? दोनों फ्यूज करवा देंगे। क्लियर है कि नहीं? बोलो फटाफट से बोलो, ये आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप लोग क्या करना है, पार्टिसिपेंट्स में जाइए और वहां पे टिक लगाइए फटाफट से। ऑल राइट, चलो सबको समझ में आ गया, वेरी गुड, थैंक यू। अरुणिशा को समझ में नहीं आया? गोल्डी कुमारी को समझ में नहीं आया? गोविंद कुमार, ऑप्शन नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, छोड़िए आप। अगर किसी को ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो वो हाथ उठा दे, अगर नहीं, अगर दिख गया तो ठीक है, नहीं अगर मान के चलो कि कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप एक काम करना, आप अगर डाउट हो तो चैट बॉक्स में डाल देना,
ठीक है, अगर डाउट हो तो चैट बॉक्स में डाल देना, अगर डाउट नहीं है तो फिर छोड़ देना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर डायग्राम बना लिया तो बहुत बेहतरीन काम किया है, अगर नहीं बनाया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में बना लीजिएगा, ताकि आपके ये क्या है, ये आपको कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है, हम इसको कहेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है तो बना लीजिए, या बाद में बना लीजिएगा, आपके फायदा करेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताने वाले हैं, जो कि आपको नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, नीट के लिए इसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ड्रग इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल क्या है कि कोरोना वायरस चल रहा है, और आजकल इस साल के जो जेईई के पेपर है, इसमें कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछा है। शायद पिछले 2-3 दिन में अलग अलग दिनों में अलग अलग क्वेश्चन सेट में आपको ये क्वेश्चन पूछा है। तो हो सकता है कि इस साल नीट के एग्जाम में भी इसके बारे में पूछे, और अगले साल आपके एग्जाम में भी ये पूछ दे, और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, इसके ड्रग वगैरह के बारे में पूछ दे, कोरोना के ड्रग के बारे में। तो कोरोना वायरस का लेक्चर एक दिन हम लेने वाले हैं, ठीक है। कोरोना वायरस का लेक्चर अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, लेकिन आपको ये लगेगा, लेकिन वो हम अवंती की क्लास से नहीं करने वाले, वो लर्निंग लाइव। तो अगर आपको लगेगा कि लर्निंग लाइव से क्लास में ज्वाइन नहीं करना है तो आप लोग नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है बताना, हम बता रहे हैं। कोरोना वायरस के लिए हम एक लेक्चर स्टार्ट लेने वाले हैं, जो पूरा कोरोना वायरस का एटियोलॉजी, पूरा कोरोना वायरस का डायग्नोसिस कैसे होता है, ड्रग्स कौन कौन से अभी बने हैं, क्या इस्तेमाल हो रहा है, सब कुछ हम बताएंगे, ठीक है। तो ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। बट यहां पे आप देखिएगा, ओके, यहां पे आप देखिएगा, यहां पे क्या है, तो देखिए हम लिंक आपके ग्रुप में हम सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो अवंती का ग्रुप है, ठीक है। तो इसीलिए हम स्टेटस में लगा देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट, ये क्या है, या फिर हम किसी को, आपके शिवानी या फिर आप ऋतु को भेज देंगे, आप ले लीजिएगा उनसे, उनको हम बोल देंगे कि आप लोगों पे भेज दे, ठीक है। ये क्या है, ये पर्टिकुलरली यहाँ पे एचआईवी के पास भी कई सारे ऐसे ड्रग्स है, जो ड्रग क्या करते हैं, ये इनहिबिट होने से बचाते हैं, ये रोग या अटैक होने से बचाते हैं, ठीक है, अटैक होने से बचाते हैं। तो वो अटैचमेंट से जो बचा रहे हैं यहाँ पे, वो कई सारे ड्रग्स यहाँ पे बनाए गए हैं, ठीक है। और ये रेवोल्यूशनरी काम कर रहा है हमारे एचआईवी के फील्ड में। क्या है, तो पहला तो हमने बताया था कि ये यहाँ पे अटैचमेंट इनहिबिटर है, जो इसको अटैच होने ही नहीं देगा, और उसका नाम हमने बताया था मैराविरॉक। बोलो हाँ या ना, ठीक है। हमने यहाँ पे इसका नाम बताया था मैराविरॉक, मैराविरॉक। सिमिलरली यहां पे देखो, यहां पे भी कुछ अटैचमेंट हो रहा है, और ये अटैचमेंट होने के बाद क्या होगा, ये फ्यूजन हो जाएगा, और इसीलिए हमारे पास कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो जाकर इसको ब्लॉक कर देगा। क्या कर देगा, इसको ब्लॉक कर देगा, और इसको हम कहते हैं फ्यूजन इनहिबिटर। क्या कहेंगे, फ्यूजन इनहिबिटर। क्या कहेंगे, फ्यूजन इनहिबिटर कहेंगे, जो यहां पे जाकर अटैच हो जाएगा और इसको अटैच होने नहीं देगा कोरिसेप्टर के साथ, इसके वजह से फ्यूज नहीं होगा, ठीक है। इसको कहेंगे फ्यूजन इनहिबिटर, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, आपके इतना काफी है नीट के लिए। लेकिन अगर थोड़ा सा और एडवांस में जाकर आपको समझना है, इसका नाम जानना है, तो हम यहाँ पे बना देते हैं। इसका नाम है एनफ्लूवीराइड, इसका नाम है एनफ्लूवीराइड, एनफ्लूवीराइड। ये फ्यूजन इनहिबिटर है, और इसको हम कहते हैं एनफ्लूवीराइड, एनफ्लूवीराइड इसके ड्रग का नाम है, फ्यूजन इनहिबिटर का ड्रग। ये ग्रुप ऑफ ड्रग है, ये सिर्फ एक ड्रग नहीं है, ग्रुप ऑफ ड्रग है। इसमें कई सारे छोटे छोटे को ड्रग्स भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसके साथ ही ड्रग्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ ड्रग है, तो इस ग्रुप ऑफ ड्रग को हम एनफ्लूवीराइड कहते हैं। क्लियर है, यहाँ पे ये अटैचमेंट है, इसको हम, इस ड्रग को क्या कहते हैं, इस दवा को क्या कहते हैं, जो किसी पर्टिकुलर पेशेंट में एचआईवी पहुंच गया है, याद रखिएगा, किसी पर्टिकुलर पेशेंट के बॉडी में एचआईवी पहुंच गया है, लेकिन वो अभी होस्ट तक अटैच नहीं किया है, कर सकते हैं। तो वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक होता है, उस वेस्टर्न ब्लॉट कर सकते हैं कि कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पे भी एक्टिवेटेड है, ठीक है। सारे ग्लाइकोप्रोटीन जो इंपॉर्टेंट वायरल ग्लाइकोप्रोटीन है, हमारे जो प्रोटीन्स है, वो सारे प्रोटीन्स के अटैच करके स्ट्रिप बनाया, और उसी स्ट्रिप के ब्लड सिरप को क्या किया जाता है, जब उसको रन करेंगे तो अटैच होने लगेगा। जिस पॉइंट प्रोटीन यहाँ पे ये हो सकता है कि बाइंड करके अंदर सारी चीजें हैं, वो सब
आपको बाद में डायग्नोसिस में पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो होता है वेस्टर्न ब्लॉट में। तो क्या है कि यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर अटैचमेंट हो चुका है, ठीक है, हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे अटैचमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर मान के चलिए यहाँ पे अटैचमेंट नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको, इस पर्टिकुलर पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को जिसमें एचआईवी चला तो गया अंदर, लेकिन वो अभी होस्ट सेल के किसी सेल्स में अटैच नहीं हुआ है, रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, हम क्या करेंगे, ये ड्रग दे देंगे कि इनहिबिट कर देगा, या फिर ये ड्रग दे देंगे जो कि यहाँ पे अटैचमेंट ही नहीं होगा, ठीक है। तो मैराविरॉक दे देंगे या फिर एन्डोफिराइड दे देंगे, जिससे क्या होगा, ये यहाँ पे अटैच नहीं होगा और ये फ्यूजन नहीं होगा। सो फ्यूजन नहीं होगा तो इसका जेनेटिक मटेरियल हमारे होस्ट सेल के अंदर नहीं आएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये दो ड्रग हैं यहाँ पे जो इनहिबिट कर सकते हैं, एक अटैचमेंट इनहिबिटर, दूसरा है फ्यूजन इनहिबिटर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओके, ओ सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, क्या टच हो गया स्क्रीन भी ना। हाँ अनुनिशा बोलिए, क्या दिक्कत है। ओके 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 फाइन, आगे बढ़ते हैं और हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। मिटाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर क्या करें। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ना हमारे पास, है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। सो हम यहाँ पे बनाएंगे आपके, ये है, हाँ ये है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, फॉस्फोलिपिड क्या है, ये बाइलेयर है। बहुत ज्यादा मोटा हो गया भाई, रेप्लिकेशन बहुत बड़ा है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, तो फिर छोटा पतला ही बना देते हैं यहाँ पे, हैं। ये क्या है हमारा होस्ट सेल। अभी हम मैक्रोफेज के बारे में पढ़ रहे हैं, सो मैक्रोफेज सेल्स, ठीक है। अगर ये टी सेल होता तो हम कहते हैं ये टी सेल है। एनीवेज कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा होस्ट सेल है। यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमारा अटैचमेंट हो गया है, बोलो ये यहाँ पे क्या हुआ है, इसका जो एनवलप है, ये इसका एनवलप यहाँ पे अटैचमेंट हो चुका है। जैसे ही यहाँ पे अटैचमेंट होता है, इसके पास क्या है, इसके पास ये एनवलप है, क्या है, ये हमारा एनवलप है। एनवलप के बाद ये क्या, कैप्सिड है, और कैप्सिड के अंदर में क्या है, इसके कैप्सिड के अंदर में प्रेजेंट है हमारा आरएनए, उसके बाद है आरआईपी, उसके बाद क्या है, आरआईपी है। क्या होगा इस कैप्सिड के साथ, ये जो हमारा कैप्सिड है, इस कैप्सिड के साथ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका होगा फ्यूजन, यहाँ पे होगा इसका फ्यूजन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इसका फ्यूजन होगा, और ये हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है ये माइग्रेट करेंगे, और माइग्रेट करके ये पहुंच जाएंगे सेल के अंदर। ये क्या कर लिए, ये पहुंच गए हमारे सेल के अंदर, और इस सेल के अंदर पहुंचते ही हमारे ये जो मेम्ब्रेन है क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डाइमर आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डाइमर आरएनए। इसके साथ साथ हमारे पास है एंजाइम, 3 एंजाइम आरआईपी। अब हो गया ये क्लोज, अब क्या हो गया, अब हो गया ये क्लोज, क्योंकि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैविंग फ्लूइडिक नेचर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास क्या होता है, फ्लूइडिक नेचर होता है, एज यू ऑल नो। सो फ्लूइडिक नेचर का मतलब क्या होता है, चलो एक रिकॉल करते हैं। what is the fluidic nature of plasma membrane? What do you mean by the fluidic nature? Please put it in the chat box. इसका आंसर
चैट बॉक्स में डाल दीजिए कि what do you mean by fluidic nature of plasma membrane? What is fluidity of what I mean? यहाँ पर fluidity क्या रोल प्ले करता है? What is fluidity here? फटाफट से, या फिर चाहो तो अपना ऑडियो ऑन करके बोल भी सकते हो। सुरुचि श्रेया, अब जवाब दो माइक ऑन करके। माइक ऑन का परमिशन नहीं है क्या? हाँ, माइक ऑन का परमिशन तो है, बताइए। चलो प्रियांशु आप बताओ, दिलबर आप बताओ, कोई तो बताओ भाई। गोविंद, हर्ष, आदित्य है तो आदित्य बताइए अगर हैं तो। सुमन, मिताली माधव, रुचिका गुप्ता, लेखिका और उनीशा, कोई तो बताओ यार। माइक ऑन करके बोल सकते हो, वेट नहीं करेंगे इतना कि टाइप करोगे देखेंगे फिर, क्योंकि टाइम नहीं हम लोग के पास, बहुत टाइम निकल चुका है। नेहा ने सही आंसर दिया है, चलो ठीक है। नहीं, ये पता नहीं कौन नया टर्म का इस्तेमाल वर्षा सिंह ने किया है, हो सकता है कि सही बोल रही हूँ। anyway, चलो, एबिलिटी टू ट्रांसमिट सिग्नल, नो, रॉन्ग प्रियांशु। ओके, जैसे फ्लूइड के से फ्लूइड अटैच नहीं होकर मूव कर सकते हैं, उसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन मूव कर सकते हैं और इसीलिए वो फ्लूइडिटी को एक्सप्लेन करता है। ओके, सही है, इसका ये बिल्कुल सही है हमारा। चलो हम बता देते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे बता देते हैं, आंसर बता देते हैं। वैसे सब लोगों ने तो आंसर जो है मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे सही दिया है, हम फिर से बताते हैं। ये क्या है, ये फ्लूइड मोसाइक का मॉडल है और यहाँ पे क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। यहाँ पे क्या होता है, ये पर्टिकुलरली मूव करते रहते हैं, यानी फ्लूइडिक नेचर है, व्हिच मींस फ्लो। फ्लूइडिटी मींस, फ्लूइडिटी क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है, इट इज हैविंग द प्रॉपर्टी टू फ्लो, दैट्स व्हाई इट इज फ्लूइड। क्यों भाई, माइक तो पहना हुआ है, डबल डबल आ रहा है। नहीं नहीं, डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है भाई, हम फिर से लगा लेते हैं। अब देखिए, सही है। ओके, चलो, तो क्या है, तो हम क्या थे, हम थे फ्लूइडिक नेचर। तो क्या है, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है और फ्लूइडिक नेचर इसलिए है क्योंकि ये फ्लो कर रहा है। फ्लूइड व्हिच मींस इट हैविंग द प्रॉपर्टी, इट इज हैविंग द प्रॉपर्टी फ्लो, तो ये मूव करता रहता है। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का अटैचमेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल वहां पे होकर उसको फ्लूइडिटी के नेचर को कम कर देता है। यानी जिस एरिया में कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज्यादा होता है वहां पे फ्लूइडिटी कम होता है, जहां पे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं होता है वहां पे फ्लूइडिटी ज्यादा होता है। जहां पे सैचुरेटेड फैटी एसिड है वहां पर फ्लूइडिटी कम होता है, जहां पे अनसैचुरेटेड होते हैं वहां पे फ्लूइडिटी ज्यादा होता है। ठीक है, आई होप सो। यानी हमारे जो टूटे हुए टंगड़ी हमने बताया था, यहाँ पे अगर इस तरह के फैटी एसिड्स प्रेजेंट है तो ये क्या है, यहाँ पे फ्लूइडिटी ज्यादा होगा, और अगर टाइट ऐसे प्रेजेंट है तो यहाँ पे फ्लूइडिटी कम होगा। बहुत लाइट कलर है, हमने ऑर्डर किया है नया मार्कर के लिए, आ जाएगा। ठीक है, बहुत लाइट कलर हो गया है, इसको फेंक देना ही सही होगा। एनीवेज, ठीक है, तो फ्लूइडिक नेचर है। यहाँ पे क्योंकि क्या है, फ्लूइडिक नेचर है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। देखिए ऐसा होता है कि क्योंकि वहां पे लूज मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं ना,
जैसे हमारे टूटा हुआ टंगड़ी है, ठीक है, वहां पे क्या है, डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो वहां पे स्पेस कुछ ज्यादा लिया है, ठीक है, स्पेस ज्यादा लिया है वहां पे, वो अटैचमेंट के लिए वहां पे क्या हुआ, स्पेस ज्यादा है, तो वहां पे लूजली कनेक्टेड होते, मतलब टाइटली कनेक्टेड नहीं होते, ठीक है, लूजली कनेक्टेड है, क्योंकि वो लूजली कनेक्टेड है वहां पे फ्लूइडिक नेचर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा कंपेयरिंग टू द रीजन वेयर इट इज टाइटली पैक्ड, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे मान के चलिए कि हमारा ये जो मॉलिक्यूल है ये एंटर कर रहा है, एंटर कर चुका है, और फ्लूइडिटी नेचर होने के वजह से हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे अटैच हो गए, यानी मूव कर रहा है, तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में जो मेम्ब्रेन लॉस हो रहा है, वो मेम्ब्रेन की पूर्ति भी यहाँ पे हो जाती है, नया नया जो प्रोटीन यहाँ पे बन रहा है फॉस्फोलिपिड, वो आकर अटैच होता जाएगा और इस गैप को भर देगा, ठीक है। तो फ्लूइडिक नेचर का ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदा है कि वो क्या होगा, मेम्ब्रेन जब लॉस होता रहेगा वो ऑक्यूपाई कर लेगा, फिल होता रहेगा, गैप नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही एंटर किया, यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन लॉस हुआ, ठीक है, यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन लॉस हुआ, लेकिन फिर भी ये क्या हुआ, ये फॉर्म कर गया क्योंकि फ्लूइडिक नेचर है, ये एंटर कर गया, एंटर करते ही ये बाहर का जो हमारा जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और हमारे पास है 3 एंजाइम, हम तीनों एंजाइम का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। पहला है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, दूसरा है इंटेग्रिन्स, और तीसरा है हमारा प्रोटीएस। ये 3 एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमारे पास क्या है, 2 आरएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए का 2 स्ट्रैंड है यहाँ पे, सो हम कहेंगे आरएनए डाइमर यहाँ पे प्रेजेंट है। सो लेट मी ड्रॉ 2 आरएनए स्ट्रैंड, ठीक है, यहाँ पे 2 आरएनए के स्ट्रैंड है। अब हमारे पास क्या होंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस होंगे, ये अब इनका काम जो है वो शुरू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनका काम अब शुरू हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम है, सो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम यहाँ पे आते हैं, सो दोनों के पास है तो 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम यहाँ पे आते हैं। सो एक हम बना देते यहाँ पे और एक बना देते यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम है। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम तो ठीक है, ये तो है, साथ ही साथ इनके पास क्या होता है, 2 हाथ होता है, 2 हाथ, क्या होता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम तो ठीक है, इनके पास 2 हाथ होते हैं, 2 हाथ। एक जो हाथ होता है उसमें क्या कैरी करता है, ये कैरी करता है पेस्ट, गम लेकर घूमता है, गोंद, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो क्या लेकर घूमता है, सीजर लेकर घूमता है, दूसरे हाथ में सीजर रहता है, एक हाथ में क्या रहता है, एक हाथ में रहता है गोंद यानी गम यानी लाइगेस, और दूसरे में क्या रहेगा, एंडोन्यूक्लियस, या कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर सीजर, यहाँ पे हम बोल सकते हैं। तो 2 चीजें यहाँ पे लेकर ये घूमता है। क्या करेगा अब क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि आरएनए है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आरएनए है, और हमारे जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस है, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस वो क्या करेगा, जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे आस पड़ोस में, जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ठीक है, वो न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पे अटैचमेंट करना शुरू करेगा, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स, जो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो क्या करेगा, यहाँ पे अटैचमेंट करना फ्री न्यूक्लियोटाइड्स का स्टार्ट कर देगा। सो यहाँ पे इसके फ्री न्यूक्लियोटाइड्स इसके साथ अटैच होने लगेंगे, ठीक है, गोंद से के मदद से इसको जोड़ देगा, गोंद की मदद से क्या करेगा, इसको जोड़ देगा। सो फ्री न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे अटैचमेंट होने लगे, ठीक है। अटैचमेंट होने के बाद अब ये जो हमारा आरएनए था, आरएनए का स्ट्रैंड, अब ये बन जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड, और यहाँ पे ये बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। जो बेसिकली जो रहता है पहले से वो क्या होता है, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है जिसका कॉपी ऊपर में तैयार होता है, और उसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ठीक है। पहले से जो रहता है उसको हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जिसका कॉपी होता है ऊपर में उसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो नीचे वाला है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और ऊपर जो बना है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, और ऊपर में जो बना है वो डीएनए बनने का एक पहला स्टेप है, यहाँ पे डीएनए बनने के लिए तैयार है ये,
अब क्या होगा, अब ये यहाँ पे जो सीजर है, ठीक है, वो क्या करेगा, बीच से इसको काट देगा और काट कर यहाँ पे ये डिजेनरेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आरएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा। यानी ये पर्टिकुलर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का जो सीजर है ये इसको काट देगा। अच्छा, यहां पे हम कहते हैं कि दो हाथ हैं, ये हाथ हम क्यों कहते हैं, यानी दो डोमेन है इसके, इसको हम डोमेन कहते हैं। तो इसके क्या है, दो डोमेन है। पहला डोमेन इसको अटैच करेगा, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स को, और दूसरा डोमेन क्या करेगा, उसको काट देगा। और काटने के बाद अब ये बन गया टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड आकर यहाँ पे अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड यहाँ पे आकर अटैच हो जाएगा। अब ये बन गया वायरल डीएनए। क्या बन गया, वायरल डीएनए। समझ में आ रहा है, ये क्या बन गया, यहाँ पे वायरल डीएनए बन गया। बोलो हाँ या ना, ये बन गया वायरल डीएनए। अब यहां पे एक चेक पॉइंट है, यहाँ पे इस वायरस को हम जीने नहीं देंगे, हम वायरस को बिल्कुल जीने नहीं देंगे। हमारे कुछ साइंटिस्ट, कुछ रिसर्चर्स, कुछ बायोकेमिस्ट हमारे जैसा क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। ठीक है, बायोकेमिस्ट क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। और रिसर्च करके क्या करेंगे, कुछ ऐसा ड्रग का आविष्कार करेंगे, कुछ ऐसा ड्रग का आविष्कार करेंगे, कुछ ऐसा ड्रग का आविष्कार करेंगे जो इस ड्रग में, जो ऐसा ड्रग होगा जो इस पर्टिकुलर पॉइंट को इनहिबिट कर रहा होगा, ताकि यहाँ पे क्या नहीं हो, अटैचमेंट हो ही नहीं, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड अटैच ही ना हो, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड अटैच ही ना हो, यहाँ पे ये टेम्पलेट स्टैंड बने नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बने ही नहीं। ठीक है, ये स्टैंड को यहाँ पे अटैच होने से रोकने का हमारे पास ड्रग होना चाहिए, और हम लोग तैयार कर दिए। हम लोगों ने क्या किया, तैयार कर दिया। कुछ दो तरह के ड्रग्स यहाँ पे तैयार हुए। कितने तरह के, दो तरह के ड्रग्स यहाँ पे तैयार हुए। एक ड्रग ऐसा जो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आकर अटैच हो रहा था कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बनाने के लिए, इस आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री में, इस आरएनए स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने के लिए जो यहाँ पे आ रहा था वो न्यूक्लियोटाइड था। बोलो हाँ या ना, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर पड़ा होगा, तो ये न्यूक्लियोटाइड था। बोलो हाँ या ना। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में जनरली, देखो न्यूक्लियोटाइड में जनरली क्या होता है, एक होता है सर, और ये सर क्या है, ये सर मान के चलो कि ये है आपका फॉस्फेट, या ये है, चलो फॉस्फेट है, या फिर शुगर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये शुगर मॉलिक्यूल है, इसके साथ अटैच है। सो जो भी कहे, ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, जिसके पास पूंछ है। और जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आकर अटैच होगा, इसके पूंछ पकड़कर ही अटैच हो जाएगा, यानी हमारा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है। ये एक न्यूक्लियोटाइड था, ये हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, और ये हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड का पूंछ। अब हमारा तीसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा, तीसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा और इसके साथ ही अटैच हो जाएगा। तो इसी तरह से चलता रहता है, एक दूसरे का पूंछ पकड़ के चलता रहता है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से अगर इसका पूंछ रहेगा तो ये अटैच होता रहेगा, एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर एक स्ट्रैंड बनाता रहेगा। हम क्या करेंगे, ऐसे न्यूक्लियोटाइड का, हम ऐसे न्यूक्लियोटाइड लैब में बनाएंगे जिसमें पूंछ रहता ही नहीं है, इसमें क्या नहीं रहता है, ये पूंछ ही नहीं रहता है, और हम उस न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे डाल देंगे इसके अंदर। जैसे उस न्यूक्लियोटाइड को हम इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे जब अटैचमेंट हो रहा होता है, जब यहाँ पे अटैचमेंट हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे जब अटैचमेंट हो रहा होगा, तो ये जब हम मान के चलो ऐसा न्यूक्लियोटाइड हमने डाला जिसमें पूंछ ही नहीं है, तो यहाँ पे एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड है जिसमें पूंछ है ही नहीं, क्या दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे अटैच हो पाएगा? सोचो, यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड क्या करेगा, अगर न्यूक्लियोटाइड पूंछ ही ढूंढता रह जाएगा, तो यहाँ पे तो पूंछ ही नहीं है, तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड क्या यहाँ पे अटैच हो पाएगा? इसके बाद नहीं अटैच हो पाएगा। जब यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं हो पाएगा, ये यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो बन रहा है आरएनए के लिए, ये यहाँ पे बनेगा ही नहीं, यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहीं पे ये ब्लॉक हो जाएगा। समझ में बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
यहाँ पे बोलो, समझ में आ रहा है? यस और नो? कहाँ गया भाई? हमने कुछ ड्रग्स के नाम लिखे हुए थे भाई, कहाँ चले गए? व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रग? एनीवेज, खैर छोड़ो, नहीं मिल रहा है, हम बाद में आपको बता रहे, कल बता देंगे आपको, ठीक है? यानी कल नहीं, अगले क्लास में। तो क्या होता है, ये न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है? तो कुछ ऐसे हमारे पास ड्रग हैं जो कि ड्रग नहीं है एक्चुअली, वो न्यूक्लियोटाइड्स है। हमारे पास क्या है, बनाए हुए सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और वो न्यूक्लियोटाइड्स हम इसके अंदर डालते हैं। जैसे डालेंगे और उसके पास अटैचमेंट साइट नहीं होगा, यानी उसके पास पूंछ नहीं है जिसके साथ वो नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियोटाइड अटैच हो पाए। तो यहाँ पे जैसे ही हम ये अटैच करता है, उसको नहीं पता है, इस हमारे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर्स को पता ही नहीं है कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड के पास पूंछ है और किसके पास पूंछ नहीं है। वो लाकर बिना पूंछ वाला न्यूक्लियोटाइड अटैच कर देगा। जैसे बिना पूंछ वाला न्यूक्लियोटाइड आकर अटैच होता है, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड अभी अटैच करने की कोशिश करता है, अटैचमेंट होता ही नहीं है। अब ये हो जाता है कंफ्यूज। अब क्या हो जाता है, ये होता है कंफ्यूज। कंफ्यूज हो गया, इसका सर चकराने लग गया। अब क्या कर, अब क्या करे? तो अब कुछ कर नहीं सकता है, और यहीं पे इसका डेवलपमेंट समाप्त। घुस तो गया, लेकिन ये वायरल डीएनए नहीं बना पाएगा, ठीक है? तो ये एक ड्रग हमारे पास बहुत ही कामयाब ड्रग है। थोड़ा सा मुश्किल तो है इस ऐसे ड्रग्स को बनाकर, इसमें हम डालकर इसका अटैचमेंट को रोकना, बट ये बहुत ही कारगर साबित होता है, बहुत ही कारगर साबित होता है। पहला ड्रग। दूसरा ड्रग हमारे पास क्या है कि मान के चलो कि चलो हम न्यूक्लियोटाइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को तो डीएक्टिवेट कर सकते हैं जो यहाँ पे अटैच हो रहा है। इस गम के बॉटल को हम सील कर देंगे, गम के बॉटल को ही क्या कर देंगे, सील कर देंगे। जब हम गम के बॉटल को सील कर देंगे, दूसरा कोई न्यूक्लियोटाइड आकर अटैच कर पाएगा, जोड़ पाएगा? नहीं जोड़ पाएगा। यानी हम इस लाइगेस जो यहाँ पे है, जो अटैचमेंट के लिए है यहाँ पे गम, इस गम को ही हम ब्लॉक कर देंगे। जब हम गम को ब्लॉक कर देंगे, दूसरा न्यूक्लियोटाइड आकर अटैच नहीं हो पाएगा। तो इसको कहेंगे ऐसे ड्रग नॉन न्यूक्लियोटाइड बेस्ड ड्रग, ठीक है? नॉन न्यूक्लियोटाइड बेस्ड ड्रग। और ये जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड हम अटैच करेंगे, न्यूक्लियोटाइड बेस्ड ड्रग्स। और ड्रग्स के नाम मुझे याद नहीं आ रहे, हमने लिखे थे, पता नहीं कहाँ चला गया वो पेपर। हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे ड्रग का नाम क्या है, ठीक है? इतने सारे ड्रग है कि सारे ड्रग दिमाग में घुसाना इट्स नॉट पॉसिबल। आप लोगों के लिए भी होता है कि ड्रग इतने सारे होंगे कि दिमाग में नहीं घुसा पाओगे। कुछ कुछ मेजर ड्रग्स के नाम आप लोगों को याद रखना होता है एमबीबीएस कॉलेज में भी जाओगे तो। और दूसरी चीज, जो बाकी सारे ड्रग्स है वो नए नए आते रहते हैं, और एमआर आपको आकर बताते रहते हैं, जो हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं आपको आकर बताते रहते हैं कि देखो ये ड्रग आया मार्केट में, ये इसका ये काम है, इसका ये काम है, और वो ड्रग याद रखेगा, दे दोगे, ठीक है? तो जनरल प्रैक्टिस में आपको जो प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीजें आपको आती रहेगी, याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ कुछ कॉमन ड्रग है जो जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो फार्माकोलॉजी में आपको रटना पड़ेगा, ठीक है? कॉलेज में जाओगे तो रटना तो पड़ेगा, ठीक है? तो खैर मुझे जरूरत नहीं है रटने की, है ना? तो यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड बेस्ड ड्रग होते हैं एक, और दूसरा होते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर पेस्ट को इनहिबिट करने वाला। तो ये इनहिबिटर है, क्या है? नॉन न्यूक्लियोटाइड बेस्ड ड्रग जो कि इनहिबिट कर रहा है, तो ये इनहिबिटर ड्रग है, नॉन न्यूक्लियोटाइड अटैचमेंट इनहिबिटर शायद, ठीक है? इसका नाम है, ठीक है? हम अगले क्लास में इसके बारे में बताएंगे। समझ में आया? यहां तक समझ में आया? आया कि नहीं आया? बोलो। आया हो तो जो करना है आप लोग कर दो, है ना? टिक मार के हाथ उठाना, जो भी करना है आप लोग कर दो। नहीं समझ में आया तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दो कि कहां पे समझ नहीं आया, किसको रिपीट करना है, एक्सेट्रा। ठीक है, ऑल राइट, चलो सबको समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच। किसी को कोई डाउट है कहीं, किसी पॉइंट पे आपको समझ नहीं आया तो हमें बता दीजिएगा, है ना? ऑल राइट, थैंक यू सो मच। अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज बस हम बहुत ज्यादा पढ़ लिए,
तो यहीं पे हम इसको समाप्त करते हैं। ठीक है, आज के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम इस ड्रग के नाम हम कल अगले क्लास में बताएंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि अगर ये ड्रग नहीं है, अगर हमने ड्रग नहीं डाला तो क्या होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।